हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बेसिस पे बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले लायबिलिटीज साइड में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 12% डिवेंचर्स है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज भी है, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं और ट्रेड पेबल्स हैं। इसके बाद बच्चों एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करंट एसेट्स की है, जिसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके बाद बच्चों में नोट टू अकाउंट्स भी दे रखा है, जिसमें पहला नोट रिजर्व एंड सरप्लस का है, जिसमें हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और हमें सरप्लस का बैलेंस बता रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L का 2023 का और 2022 का। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का नोट है, जिसमें 12% डिवेंचर्स हैं और बैंक लोन है। उसके बाद देखो बच्चों थर्ड नोट हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, जिसमें हमें मशीनरी की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बता रखा है। उसके बाद बच्चों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपीज, उस पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 15,000 रुपीज का, उसे सोल्ड कर दिया गया 12,000 रुपीज में। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या बोल रखा है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया गया था 20% के प्रॉफिट पे, और जो प्रॉफिट का अमाउंट था उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि डिवेंचर्स को रिडीम कर लिया गया था पार पे फेस वैल्यू पे 1 अप्रैल 2022 को। इसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि 15,000 रुपीज का टैक्स पे करा गया था ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में बता रखे कि इंटरिम डिविडेंड पे करा गया था ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपीज का। और लास्ट पॉइंट में बता रखे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड प्रपोज करा होगा प्रीवियस ईयर के लिए, जो कि बच्चों 31 मार्च 2022 था और 10% के रेट के हिसाब से प्रपोज करा था, बट शेयर होल्डर्स ने उन प्रपोज डिविडेंड को अप्रूव नहीं करा। ठीक है बच्चों, अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना। वो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, सरप्लस का डिफरेंस निकाल के। तो देखो बच्चों हमारे पास सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस क्या है 35,000 और ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000। डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हम क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया 5,000 रुपीज। अब याद करो बच्चों इसमें ऐड क्या क्या करते थे। अगर बच्चों को अमाउंट हमने डिविडेंड पे करा हो, या प्रोविजन क्रिएट करी हो टैक्स के लिए, या बच्चों जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा हो। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में ही जनरल रिजर्व भी दे रखा था ना, जिसका बच्चों हम बैलेंस देखेंगे तो ओपनिंग वाला 20,000 था और क्लोजिंग वाला 33,000 है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट इंक्रीज हो गया ना, मतलब हमने जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करा होगा, तभी बच्चों इंक्रीज हुआ ना। कितने से इंक्रीज हुआ है 13,000 से। तो 13,000 से बच्चों हमने जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करा होगा। अब बच्चों इस अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, बिकॉज सरप्लस से बच्चों ट्रांसफर करते हैं ना, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 13,000 हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास टैक्स के बारे में बता रखा था। फोर्थ पॉइंट में बच्चों बता रखा था ना कि 15,000 का टैक्स पे करा गया था। तो इतने के बच्चों हमने प्रोविजन भी क्रिएट करी होगी ना, तो उसको भी हम ऐड करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 की, उसे बच्चों हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो हमें डिविडेंड के बारे में ही बता रखा था ना। फिफ्थ पॉइंट बच्चों क्या बोल रखा था कि इंटरिम डिविडेंड पे करा गया था 25,000 रुपीज का। तो बच्चों जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं उसे भी हमें ऐड करना होता है। इंटरिम डिविडेंड पे करा था 25,000, उसे हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें लास्ट पॉइंट में क्या बता रखा था कि बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड भी प्रपोज करा था, बट बच्चों शेयर होल्डर ने तो उसे अप्रूव करा ही नहीं ना। तो बच्चों ये जो डिविडेंड का अमाउंट है वो बच्चों पे नहीं करा गया होगा, बिकॉज अभी तक शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं आया है। ठीक है बच्चों, इसको हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट था उसे बस हमें ऐड करना है, ऐड कर दिया।
अब बच्चों हम टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया 58,000। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लिया, जो कि बच्चों कितना आया है 58,000। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो बच्चों कैसे करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना बच्चों। देखते हैं हमारे पास ऐसी कौन सी आइटम्स थी। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास एक मशीनरी के सेल के बारे में बता रखा था ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा था क्वेश्चन में। तो इसके लिए बच्चों हम अपना मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। देखो बच्चों, मशीनरी अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 3,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4,70,000। तो सबसे पहले हम अपना ये बैलेंस का अमाउंट लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट में। तो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बता रखा था। तो देखो बच्चों, हमें फर्स्ट पॉइंट में बता रखा था ना, मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपीज, उसमें डेप्रिसिएशन टोटल कितना एक्यूमुलेट हो चुका था 15,000 रुपीज का। अब बच्चों देखो 20,000 की मशीन थी, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दें 15,000, तो बच्चों हमारे पास मशीन की कितनी बुक वैल्यू बच जाएगी 5,000 रुपीज, है ना बच्चों। तो हमारे पास मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी 5,000 रुपीज। अब बच्चों हमने उसे कितने में सेल करा है 12,000 रुपीज में। तो बच्चों यहाँ पे हमें फायदा हुआ होगा ना, 5,000 की मशीन को हमने 12,000 में सेल करा। तो बच्चों कितने का गेन हुआ हमें 7,000 रुपीज का। अब बच्चों इन सब डिटेल्स को हम अपने मशीनरी अकाउंट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, डेप्रिसिएशन कितना था 15,000 रुपीज में, हमने सोल्ड कितने में करा 12,000 रुपीज में, और फायदा कितने का हुआ 7,000 रुपीज में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमारे पास क्रेडिट साइड में आता है ना, क्रेडिट साइड में आ गया बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 15,000 का टोटल डेप्रिसिएशन था उस मशीनरी पे। इसके बाद बच्चों हमने कितने में सेल करी थी 12,000 में सेल करी थी ना, जिससे हमें कितने का फायदा हुआ था 7,000 का। अब बच्चों गेन को हम कौन सी साइड में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी का आ गया 7,000 रुपीज का हमें फायदा हुआ था। 12,000 रुपीज में बच्चों हमने सेल करी थी ना 5,000 की मशीनरी, 7,000 का फायदा हुआ था। अब बच्चों देखो हम इसका टोटल कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट का। तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 4,97,000, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है, बैलेंस बच रहा है। और बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है ना कि जब भी एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बैलेंस होगा परचेज का। यहाँ पे देखो बच्चों कितना बैलेंस बच रहा है 1,40,000। तो बच्चों ये बैलेंस इसका हो गया परचेज का, मतलब हमने इतने की और मशीनरी परचेज करी होगी। तो टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया 1,40,000 की और हमने मशीनरी परचेज करी होगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें मशीनरी अकाउंट से क्या पता चला कि जो हमारे पास मशीनरी सोल्ड करी उस पे डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज करा। बट बच्चों हमें क्या निकालना होगा, जो हमने टोटल मशीनरी पे कितना टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करा। उसके लिए देखो सबसे पहले बच्चों को अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। तो बच्चों देखो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं और सबसे पहले उसमें अपना बैलेंस लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में। अब देखो बच्चों जो हमने मशीनरी सोल्ड करी थी उस पे कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रखी थी टोटल 15,000। अब बच्चों जब हमने मशीनरी सोल्ड करी होगी तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा उस मशीनरी का वो बच्चों हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करा होगा, तभी तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा था ना। मतलब यहाँ से जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ये पहले बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर हुई होगी। तो बच्चों ट्रांसफर की एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए डेबिट साइड में आ गया और 15,000 का टोटल डेप्रिसिएशन था उस मशीनरी पे। ठीक है बच्चों, अब हम टोटल देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 75,000, क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों कम है, बैलेंस अमाउंट बच रहा है। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बच्चों बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे देखो 25,000 बैलेंस बच रहा है। लगभग 4 मिनट हमारा। हाँ। और जब मैंने इसकी रोकी तब इतनी आवाज़ नहीं आई होगी, इसकी बहुत कम आई होगी। तुम थोड़ा सा आगे से ले लो, ये स्टार्ट किया शुरू से पूरा सर फिर पीछे से लेना पड़ेगा। ये वाला पूरा ले लो। ये डेप्रिसिएशन जो वर्ड पहले बोला उसको दोबारा रिपीट कर लो
रिपीट कर सकते हैं ना, तो जैसे वो बोला साबन वाले तो उसकी आवाज़ आ गई हो, बहुत तेज बोला है, तो उसको तुम रिपीट कर लो। अभी चला गया। आया नहीं पर वो इधर खड़ा है क्या? सर आगे से ले लेना, मतलब कि समझ ताकि कहते हैं उसकी आवाज़ कट जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, इतना रोकने में आवाज़। अब बच्चों हम अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 75,000, क्रेडिट साइड में बच्चों टोटल कम आ रहा है, बैलेंस अमाउंट बच रहा है। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बच्चों क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बच्चों बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का। तो बच्चों बैलेंस से हमें क्या पता चल गया, टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितनी चार्ज करी होगी 25,000 रुपीज। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट है 25,000 ये होगा बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन करेंट ईयर के लिए। अब याद करो बच्चों डेप्रिसिएशन तो एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है ना, जिसके लिए कोई कैश पे नहीं करते। तो बच्चों देखो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना, तो बच्चों डेप्रिसिएशन भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसे हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास देखो मशीनरी को सेल करने पे फायदा भी तो हुआ था ना। अब बच्चों देखो सेल ऑफ मशीनरी बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर नहीं आती ना, बिकॉज बच्चों किसी भी बिजनेस का मेन काम नहीं होता एसेट सेल करना, ये तो बच्चों एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना। यहाँ पे हमारे पास मशीनरी को सेल करना मेन बिजनेस की एक्टिविटीज में नहीं आता। और बच्चों उसमें देखो हमें फायदा हुआ है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी ना, बिकॉज गेन हुआ है। तो बच्चों 7,000 रुपीज का जो गेन हुआ है हमें सेल ऑफ मशीनरी पे वो एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो हमारे मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न नहीं हुई हमें। और याद करो बच्चों जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उन्हें हमें माइनस करना पड़ता है ना, तो इसको बच्चों हम माइनस कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, 7,000 रुपीज का गेन हुआ था इसलिए हमने इसे माइनस वाली साइड में डाल दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमारे पास डिबेंचर्स दे रखे थे क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी डिबेंचर्स दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी डिबेंचर्स दे रखे हैं। धीरे धीरे करके देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमारे पास 12% डिबेंचर्स दे रखे हैं जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस 20,000 है बट क्लोजिंग बैलेंस 0 है। मतलब यहाँ पे बच्चों हमारे पास करंट ईयर के एंड में तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स नहीं है ना, मतलब बच्चों इसका डिबेंचर्स क्या कर लिए होंगे हमने, रिडीम कर लिए होंगे ना, रिपेमेंट कर दी होगी। और बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में भी बता रखा था ना कि जो डिबेंचर्स थे उन्हें पार पे रिडीम कर लिया गया था 1 अप्रैल 2022 को। मतलब बच्चों देखो ध्यान से समझना, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के एंड में डिबेंचर्स थे 31 मार्च 2022 को 20,000 रुपीज के, उनको बच्चों हमने नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर के फर्स्ट डे पे ही रिडीम कर लिया, उनकी पेमेंट कर दी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास करंट ईयर में तो बच्चों शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में 12% डिबेंचर्स होंगे ही नहीं बिकॉज हमने फर्स्ट डे पे ही उनकी रीपेमेंट कर दी। अब बच्चों देखो हमारे पास पूरे ईयर जब डिबेंचर ही नहीं रहे तो इन पे बच्चों हम इंटरेस्ट भी क्या पे करेंगे, है ना बच्चों। जब डिबेंचर्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी कुछ भी पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे तो हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। अब इसके बाद देखो बच्चों जो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 12% डिबेंचर्स दे रखे थे उनका देखो ओपनिंग बैलेंस भी 80,000 है और क्लोजिंग बैलेंस भी 80,000 है। मतलब बच्चों ड्यूरिंग द ईयर ये हमारे पास थे 12% डिबेंचर्स 80,000 रुपीज के। अब बच्चों में इन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, और बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना, जब बच्चों किसी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती इंटरेस्ट पे करना। अब बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो ये हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्सपेंस हो गया ना, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और जितने बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों कितना इंटरेस्ट पे करा होगा हमने इन डिबेंचर्स पे, 12% का रेट था और बच्चों 80,000 के थे, तो 80,000 का बच्चों 12% कितना हो गया 9600। तो बच्चों इसे हमें ऐड कर देंगे बिकॉज जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 9600 रुपीज के थे, उन्हें बच्चों हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 85,600। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
वर्किंग कैपिटल में जो भी बच्चों चेंज आया हो उसे हमें एडजस्ट करना होता है ना। वर्किंग कैपिटल मतलब बच्चों करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में। देखते हैं बच्चों क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले देखो बच्चों करंट लायबिलिटीज में तो सिर्फ हमारे पास ट्रेड पेबल्स थे, जिनका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस 60,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,65,000 है। यहाँ पे देखो बच्चों हमारे ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए, और जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें ऐड करना होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों कितने से इंक्रीज हुए, 1,05,000 से, तो इतना अमाउंट बच्चों हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों करंट लायबिलिटी हमारे ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए, इसलिए हमने 1,05,000 ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद करंट एसेट्स देख लेते हैं। तो करंट एसेट में देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास इन्वेंट्री था, जिसका ओपनिंग बैलेंस 30,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 52,000 है। यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी ना, और जब भी करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो हमें अपोजिट माइनस करना पड़ता है ना। तो बच्चों कितने से इंक्रीज हुआ है, 22,000 से, तो माइनस कर देंगे। अब बच्चों इसी तरीके से देखो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल भी थे, जिनका ओपनिंग बैलेंस 40,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 60,000 था। तो ये भी बच्चों इंक्रीज हुए हैं ना, कितने से, 20,000। सेम बच्चों इनको भी माइनस कर देंगे। और बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम लास्ट में शो करते हैं ना। तो देखो बच्चों हमें इन्वेंट्री में कितना माइनस करना है, 22,000, और ट्रेड रिसीवेबल में 20,000। तो बच्चों ये अमाउंट माइनस साइड पे लिख देते हैं। बच्चों हमारे करंट एसेट इंक्रीज हो गए, इन्वेंट्री इतने से इंक्रीज हुई थी, ट्रेड रिसीवेबल इतने से, तो हमने माइनस कर दिया। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स आ गया 1,48,600। अब बच्चों बिफोर टैक्स कैसे, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में बता रखा था कि 15,000 रुपीज का भी टैक्स पे करा गया था। तो बच्चों बिफोर टैक्स कैश कितना जनरेट हुआ है, 1,48,600 रुपीज। अब इसके बाद बच्चों हमने टैक्स भी पे करा ना, कितना, 15,000 रुपीज। तो 15,000 हमने माइनस कर दिए टैक्स पेड के। अब बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1,33,600, और ये हो गया बच्चों हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या अपना कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करना है ना। अब बच्चों याद करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट में बच्चों याद करो हमने अपना भी मशीनरी अकाउंट बनाया था ना वर्किंग नोट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम पे, जिसमें देखो बच्चों हमने क्या क्या फाइंड करा था कि 12,000 की बच्चों हमने मशीनरी सेल करी थी ना, 12,000 की हमने सेल करी थी, और 1,40,000 का जो हमारे पास बैलेंस बच रहा था वो बच्चों हमने परचेज करे थे ना और एसेट। अब देखो बच्चों जब परचेज करते हैं तो हमारे पास कैश का आउटफ्लो होता है ना, मतलब 1,40,000 गए होंगे, तो बच्चों नेगेटिव के हो गए ना, तो इसलिए हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिया, मशीनरी परचेज करी थी इतने अमाउंट की, है ना बच्चों। और जो हमने सेल करी होगी 12,000 रुपीज में बच्चों सेल करा था ना उस मशीनरी को, उससे क्या हुआ होगा, कैश का इनफ्लो जनरेट हुआ होगा ना, मतलब बच्चों पॉजिटिव अमाउंट है, तो उसे पॉजिटिव से दिखा दिया कि हमें कैश का इनफ्लो रिसीव हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास फिक्स्ड एसेट में और क्या दे रखा था, देखो बच्चों नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखे थे, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, मतलब बच्चों हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी होंगी ना, कितने की, 10,000 की। अब बच्चों देखो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी। देखो बच्चों क्या, सेकेंड पॉइंट में बता रखा था कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करा गया था। अभी देखा ना बच्चों हमने 10,000 की सेल करी होंगी, बिकॉज 10,000 से डिक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट। अब आगे बता रखा है उन्हें 20% के प्रॉफिट पे सेल करा है, जो कि हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। मतलब बच्चों देखो 10,000 की हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी, उस पर 20% का फायदा हुआ, कितने का हुआ होगा, 2,000 हो गया ना बच्चों 20%। अब हमने कितने में सेल करी होंगी, 10,000 की तो इन्वेस्टमेंट थी, उस पर 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल बच्चों हमने 12,000 रुपीज में सेल करी होगी। ठीक है बच्चों, तो 12,000 रुपीज आ गया हमारे पास, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो इसे बच्चों हम पॉजिटिव से दिखा देंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ रहेगा माइनस का 1,16,000। अब बच्चों माइनस का है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से करना है। तो बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम अपने शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स देख लेते हैं।
तो सबसे पहले बच्चों देखो हमारे पास शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3,50,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गए ना, कितने से 50,000 रुपीज से, मतलब बच्चों हमने और शेयर इश्यू करे होंगे। और जब बच्चों शेयर इश्यू करते हैं तो कैश रिसीव होता है ना, मतलब बच्चों हमें कैश का इनफ्लो हुआ होगा कितना 50,000 शेयर्स इशू करके, तो वो बच्चों आ गया पॉजिटिव से हमने शो कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम अपनी बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर्स थे ना, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस भी 80,000 था और क्लोजिंग बैलेंस भी 80,000 है, मतलब बच्चों यहाँ पे तो कोई चेंज आया ही नहीं है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखे थे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में देखो बच्चों हमारे पास दो चीजें थी, जिसमें हमने पहले देखा था ना 12% डिबेंचर्स थे, जो कि बच्चों हमने रिडीम कर लिए थे ना ड्यूरिंग द ईयर। अभी हमने देखा था कितने अमाउंट के थे 20,000 रुपीज के। अब जब बच्चों मैंने इन्हें रिडीम करा था तो बच्चों पेमेंट करी होगी ना, मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, और पार पे रिडीम करा था, हमने देखा था ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा था। तो बच्चों 20,000 रुपीज की हमने पेमेंट कर दी होगी। पेमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव हम इसे ब्रैकेट से शो कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20,000 रुपीज पेमेंट करी तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन भी दे रखा था। बैंक लोन का देखो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 25,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा लोन डिक्रीज हो गया, मतलब बच्चों हमने लोन का अमाउंट रीपे कर दिया होगा ना, पेमेंट कर दी होगी कितने की 10,000 रुपीज की। अब इससे बच्चों क्या हुआ होगा, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, तो इसे हम नेगेटिव से शो कर देंगे। जो बैंक का लोन था उसके हमने रीपे कर दिया 10,000 रुपीज का, बच्चों 10,000 माइनस का था तो इसलिए हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट भी पे करा था ना। सबसे पहले बच्चों देखो हमने इंटरिम डिविडेंड कितना पे करा था 25,000 रुपीज का, तो यही बच्चों कैश का आउटफ्लो है ना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आता है। तो इंटरिम डिविडेंड पे करा था 25,000 माइनस का होगा बच्चों, बिकॉज कैश का आउटफ्लो है तो इसलिए हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों हमने डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट पे करा था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हमने टाइम पे निकाला था ना, कितना था 9600 का इंटरेस्ट पे करा था, तो ये भी बच्चों कैश का आउटफ्लो हो गया, तो इसे भी हम ब्रैकेट लगा के शो कर देंगे। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया माइनस का 14,600। अब बच्चों माइनस का है तो कैश यूज हुआ होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो बच्चों हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो आया होता है उसे हमें ऐड करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना जनरेट हुआ था 1,33,600। उसके बाद देखो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चों कैश यूज हुआ था ना कितना 1,16,000, और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हमारे पास कैश यूज हुआ था 14,600 रुपीज का। अब बच्चों इन तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो को ऐड कर देते हैं तो बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा है 3,000, और ये हो गया बच्चों हमारे पास नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होता है उसे हम नेट इंक्रीज में ऐड कर देते हैं। अगर बच्चों इन दोनों का टोटल हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाता है तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। देखते बच्चों नेट इंक्रीज तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो बच्चों देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 1,15,000, ऐड कर देते हैं 3,000। देखो बच्चों हमारे पास नेट इंक्रीज था ना, और उसमें 1,15,000 हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया। अब बच्चों हम टोटल करेंगे तो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1,18,000। चेक कर लेते हैं बच्चों, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच्चों कितना आ रहा है 1,18,000, जो कि बच्चों हमारा टोटल इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है और बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।